हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन का पार्ट 5 का वीडियो है फ्रेंड्स। जैसे इसका पहले हम लोग 4 पार्ट का वीडियो बनाया था, इसमें हमारा पार्ट 1 का वीडियो में हम लोग लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन का क्या ज़रूरी है और एक्साइटेशन लॉस होने पे हमारा मिशन कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था। इसके बाद हमारा पार्ट 2 का वीडियो में हम लोग डीसी अंडर करंट बेस्ड और रिवर्स रिएक्टिव पावर बेस्ड लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन का बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमारा पार्ट 3 का वीडियो में हम लोग आरएक्स स्कीम बेस्ड जो इंडस्ट्रीज में बहुत पॉपुलरली यूज़ किया जाता है, इसका आरएक्स स्कीम बेस्ड लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन रिले है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। इसके बाद हमारा पार्ट 4 का वीडियो में हम लोग पीक्यू स्कीम बेस्ड लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन का बारे में डिस्कस किया था। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स जीबी स्कीम बेस्ड। ठीक है, मतलब ये हमारा इन्वर्स है, सिंपली हमारा जैसे हम लोग आर एक्स स्कीम बेस्ड प्रोटेक्शन डिस्कस किया था, इसका जस्ट ऑपोजिट है। आर का जगह हमारा रेसिस्टेंस का जगह जी मतलब कंडक्टेंस है और रिएक्टेंस का जगह बी ससेप्टेंस है। अगर हम लोग उसी सिंक्रोनस मिशन का इसका कैपेबिलिटी इसका रेटिंग अगर हम लोग जीबी का प्लेन में, अगर हम लोग कंडक्टेंस और ससेप्टेंस का प्लेन में अगर इसको हम लोग प्लॉट किया जाता है तो उसका नॉर्मल कंडीशन पे इसका बिहेवियर कैसे रहता है और इसका लॉस ऑफ एक्साइटेशन कंडीशन में इसका बिहेवियर कैसे रहते हैं, अगर उसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो उससे हम लोग जीबी का प्लेन में कंडक्टेंस और ससेप्टेंस का प्लेन में भी हम लोग एक रिले बना सकते हैं और इस रिले से हम लोग लॉस ऑफ एक्साइटेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं और लॉस ऑफ एक्साइटेशन पे हम लोग मिशन में कुछ एक्शन या नहीं है तो ट्रिपिंग कर सकते हैं मिशन को और सेव कर सकते हैं मिशन को। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फंडा सिंपल है। अभी तक हम लोग जो आर एक्स प्लेन में देख रहा था या पी क्यू प्लेन में देख रहा था, अभी सिंपली हम लोग जी बी का प्लेन में कंडक्टेंस और ससेप्टेंस का प्लेन में हम लोग इसको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको समझने के लिए जैसा आर एक्स प्लेन में समझा है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप समझ लीजिए हमारा ससेप्टेंस है। ठीक है, सॉरी, हमारा जो एडमिटेंस है इट इज़ लाइक इन्वर्स है, सिंपली इन्वर्स है इम्पिडेंस का। जैसा इम्पिडेंस होता है वोल्टेज पे करंट है, ऐसे हमारा एडमिटेंस वाई होता है हमारा करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज, सिंपली इन्वर्स ऑफ वोल्टेज इम्पिडेंस है। जो हमारा इम्पिडेंस होता है इसका इन्वर्स है सिंपली हमारा एडमिटेंस। सो एडमिटेंस इज इक्वल टू करंट बाय वोल्टेज है और इसका जो हम लोग क्या करेंगे, इसका वोल्टेज के वेक्टर को ऊपर नीचे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, अगर वोल्टेज कॉन्जुगेट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सो दैट क्या होगा, हमारा कॉन्जुगेट को इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो दैट नीचे एक कांस्टेंट बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर नीचे कांस्टेंट बनेगा तो सब आपको मतलब आपको u और u कॉन्जुगेट आप मल्टीप्लाई करेगा तो u स्क्वेयर बनेगा, क्योंकि ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं। इसको आपको सेम वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करने से आपको कांस्टेंट नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप इसका कॉन्जुगेट का साथ फॉर एग्जांपल एक्स प्लस जे वाई को एक्स माइनस जे वाई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बनेगा, लेकिन एक्स प्लस जे वाई को एक्स प्लस जे वाई के साथ ही मल्टीप्लेट करेगा तो आपको कांस्टेंट नहीं बनेगा फ्रेंड्स, वो भी एक वेक्टर ही बनेगा। ठीक है, इसीलिए मैं ऊपर नीचे मैं कॉन्जुगेट का साथ इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कॉन्जुगेट मतलब इसका सिंपली इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसका और कॉन्जुगेट का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा सो दैट इसका एक कांस्टेंट बनेगा, u इंटू यू कॉन्जुगेट बिकम्स एक कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लाई किया। सो ऊपर वाला क्या होगा, i इंटू यू कॉन्जुगेट है, ये बेसिकली हमारा जो हमारा एपरेंट पावर है एस कॉन्जुगेट है। ठीक है, एस कॉन्जुगेट है, सिंपली हमारा एपरेंट पावर का कॉन्जुगेट है और नीचे हमारा कांस्टेंट है यू स्क्वेयर है सिंपली। ठीक है फ्रेंड्स, यू स्क्वेयर बन गया था। ठीक है, अगर आप हमको पता है एस क्या होता है हमारा एपरेंट पावर, दैट इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू है, राइट, पी प्लस जे क्यू, और इसका जो कॉन्जुगेट ले रहे हैं मतलब ये होगा हमारा पी माइनस जे क्यू। सो ये हो गया हमारा पी माइनस जे क्यू बाई यू स्क्वेयर।
ठीक है, बाई यू स्क्वेयर। ठीक है, अगर हमको पता है हम लोग अगर इसका जो वोल्टेज है अगर हमारा जो पर यूनिट सिस्टम में अगर इसको कन्वर्ट किया, अगर ये पूरा की पूरा क्वांटिटी इसको पर यूनिट सिस्टम में दे रहे हैं, अगर वो पर यूनिट सिस्टम में इसका जो रेफरेंस वोल्टेज और इस वोल्टेज इसका जो जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज अगर सेम देता है तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हो ही होते हैं हमारा जनरेटर का वोल्टेज को ही हम लोग बेस वोल्टेज मानते हैं, हम लोग रेफरेंस वोल्टेज मानते हैं। सो अगर हम लोग वो मान लिया तो हमको पता है हमारा बेस वोल्टेज हमेशा 1.0 है पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, सो अगर ये 1.0 है तो क्या होगा, ये सिंपली हमारा U इक्वल टू यू एन, मतलब बेस वोल्टेज इक्वल टू 1 होगा, है तो हमारा एडमिटेंस इज इक्वल टू पी माइनस जे क्यू है। पी माइनस जे क्यू, अगर हमको पता है एडमिटेंस इज इक्वल टू जी प्लस जे बी है, मतलब हमारा कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस मतलब आपको जितना भी एक्टिव पावर है दैट इज सिंपली सेम एज हमारा कंडक्टेंस है, जितना भी रिएक्टिव पावर है इसका जस्ट इनवर्स है हमारा ससेप्टेंस है। मतलब फ्रेंड्स हमारा जो हमारा पी क्यू प्लेन में, जैसे इसका पहले हम लोग डिस्कस किया था, पी क्यू प्लेन है हमारा, पी क्यू स्कीम बेस्ड एल प्रोटेक्शन है, ये जी बी का प्लेन में भी ऐसे ही होगा। जैसे पी क्यू प्लेन में क्या हुआ, हमारा जनरेटर कैपेबिलिटी कर्व हम लोग ड्रॉ किया, तो हम लोग इसको इवन जी बी का प्लेन में भी ड्रॉ करेगा तो ये सेम ही है, सिंपली क्योंकि हमारा जी और पी सेम है और बी इज इक्वल टू माइनस क्यू है, इनवर्स ऑफ क्यू है। तो आपको जो आपका पी क्यू प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं वही आपका जी बी प्लेन में, जस्ट हम लोग इसका जो इमेजिनरी एक्सिस है आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में, अदरवाइज ये सेम ही है। मतलब जो आपका पी क्यू प्लेन में हमारा पी क्यू स्कीम बेस्ड एल प्रोटेक्शन हम लोग डिस्कस किया था, ये भी आपको सिंपली ऐसे ही है, लेकिन हम लोग सिंपली एक हमारा एडमिटेंस रिले का थ्रू इसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इससे हम लोग इसका जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहे हैं, जनरेटर का ऑपरेशन कैसे है, नॉर्मल ऑपरेशन है या लॉस ऑफ एक्साइटेशन का कंडीशन है, वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये सिंपली हमारा पी क्यू स्कीम बेस्ड है, जैसे हमारा पी क्यू स्कीम बेस्ड है, ये हमारा कैपेबिलिटी कर्व है हमारा पी क्यू प्लॉट में हम लोग ड्रॉ किया, तो हम लोग पी क्यू प्लॉट में अगर ड्रॉ किया तो हमको पता है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों पॉजिटिव है, मतलब हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसका ये हम लोग ऐसे ड्रॉ किया फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्यों में एडमिटेंस प्लॉट के लिए हम लोग जस्ट उल्टा कर रहे हैं, हम लोग एक्टिव पावर को हम लोग वाई एक्सिस में दे रहे हैं और रिएक्टिव पावर को एक्स एक्सिस में दे रहे हैं, सो दैट आपको रिप्रेजेंटेशन आगे जो हमारा रिले है, हमारा रिले में इसका जो रिप्रेजेंटेशन और इसको समझना बहुत आसान पड़ता है इससे, हम लोग जस्ट उल्टा करने से। ठीक है, ये सिंपली हमारा कन्वेंशन के लिए है। ठीक है, सब सिंपली हमारा कन्वेंशन के लिए हम लोग एक्टिव पावर को वाई एक्सिस में और रिएक्टिव पावर को एक्स एक्सिस में दे रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमको पता है अगर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये क्या होगा, हमारा जो हमारा जनरेटर कैपेबिलिटी कर्व में हमको पता है ये बेसिकली इस पार्ट है हमारा फील्ड करंट लिमिटिंग है, फील्ड करंट हीटिंग लिमिट इस पार्ट को होते हैं और इस पॉइंट है जहां हमारा पावर फैक्टर 0.9 लैगिंग होते हैं, वहां से हमारा आर्मेचर हीटिंग लिमिट या नहीं है तो हमारा टरबाइन का जो मेगावाट, जो मैक्सिमम मेगावाट है विच एवर इज लोअर है वो रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर टरबाइन का मेगावाट है तो ऐसा आपको फ्लैट दिखेगा, अगर आपको टरबाइन का मेगावाट रेटिंग और ऊपर है तब आपको आर्मेचर का हीटिंग लिमिट यहाँ दिखेगा, एक सर्कल जैसे, एक आर्क जैसे दिखेगा यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक लिखा था उसमें आपको टरबाइन का आउटपुट कम है आर्मेचर करंट से है, मतलब आर्मेचर करंट से कम मतलब क्या है फ्रेंड्स, कभी अभी आप देखेगा तो अगर जनरेटर का मेगावाट रेटिंग अगर टरबाइन का मेगावाट रेटिंग से अगर ऊपर है तब आपको यहाँ क्या लिमिट करते हैं, टरबाइन का मेगावाट है, टरबाइन का जो मेगावाट रेटिंग है इससे ऊपर जनरेटर मेगावाट दे ही नहीं सकते हैं, सो आपको एक क्लैम्प हो जाएगा टरबाइन का मेगावाट पे। ठीक है, और कुछ कुछ मिशन में हमको ऐसे होते हैं टरबाइन का मेगावाट रेटिंग ज़्यादा होते हैं और जनरेटर का कम होते हैं। ठीक है, उस केस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक ही आपको आर्मेचर हीटिंग लिमिट होगा, जनरेटर का स्टैटर हीटिंग लिमिट होगा, वो एक सिंपली एक सर्किल जैसा, एक आर्क जैसे दिखेगा यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस केस में हमारा
टरबाइन का मेगावाट कम है जनरेटर मेगावाट से, इसीलिए हमको फ्लैट दिख गए थे यहाँ, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टेडी स्टेट हीट स्टेबिलिटी लिमिट है ये आपका, ठीक है। फॉर नॉन से मतलब सेलिएंट पुल मिशन है, अगर नॉन सेलिएंट पुल मिशन है तो आपको क्या दिखेगा यहाँ, आपको जैसा पहले वीडियोस में हम लोग डिस्कस किया था, यहाँ स्टेटर एंड कोर हीटिंग लिमिट दिखेगा आपको, एंड कोर हीटिंग लिमिट, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये आपको स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट दिखेगा यहाँ आपको, ठीक है। सो ये बेसिकली आपको फाइनली ये हमारा कैपेबिलिटी कर्व है फ्रेंड्स। सिंपली इस कैपेबिलिटी कर्व में हमारा जो रिएक्टिव पावर जिस साइड आपको नेगेटिव दिख रहे हैं, मतलब अगर रिएक्टिव पावर ये सिस्टम से कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब आपको अंडर एक्साइटेशन है, मिशन आपको अंडर एक्साइटेड है। अगर आपको रिएक्टिव पावर ये सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये ओवर एक्साइटेड है, मतलब ये आपको सिस्टम को दे रहे हैं, इसको हम लोग ओवर एक्साइटेड बोलते हैं या लैगिंग पावर फैक्टर जोन बोलते हैं इसमें। और इस जोन में हमारा जिसमें आपको रिएक्टिव पावर ये खुद कंज्यूम कर रहे हैं सिस्टम से, रिएक्टिव पावर नेगेटिव में, यहाँ देख लीजिए रिएक्टिव पावर यहाँ नेगेटिव में, उसको हम लोग अंडर एक्साइटेड बोलते हैं, ठीक है। हमारा प्रोटेक्शन सिंपली ऐसे ही है, आपको इस पार्ट के लिए हम लोग लिस्ट बॉदर्ड है क्योंकि हमारा प्रोटेक्शन है, लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन है, इस पार्ट के लिए हमको देखना ही नहीं है, ठीक है। हमको देखना है इसका जो नेगेटिव रिएक्टिव पावर जोन में, मतलब आपको इस पार्ट में जो हाईलाइटेड पार्ट है, येलो हाईलाइटेड है, उसी पार्ट पे हमारा इंटरेस्टेड है अभी, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन है। हम लोग जनरेटर का थर्मल कैपेबिलिटी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग का जनरेटर का ओनली लॉस ऑफ एक्साइटेशन कंडीशन में इसका कैपेबिलिटी कितना है उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, उसी का ही प्रोटेक्शन देना है। सो हम लोग को इस नेगेटिव इसका जो वाई एक्सिस का लेफ्ट साइड वाला पोर्शन में हमारा इंटरेस्टेड है अभी, ठीक है। सो इस पोर्शन में हमारा अंडर एक्साइटेड है, लेकिन इस पोर्शन में कोई भी पॉइंट पे अगर मिशन ऑपरेट कर रहा है तो वो विद इन डिज़ाइंड लिमिट है, क्योंकि जो आपका कैपेबिलिटी कर्व देते हैं वो आपको मैन्युफैक्चरर देते हैं जनरेटर का। तो मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी इस जनरेटर कैपेबिलिटी कर्व का अंदर कोई भी पॉइंट पे दैट इज़ रेटेड फॉर कंटिन्यूस ऑपरेटिंग जोन, आप उस मिशन को लिए आपको कंटिन्यूसली ऑपरेट कर सकते हैं अगर इस कैपेबिलिटी कर्व का अंदर है तो उसको, लेकिन इस कैपेबिलिटी का कर्व का बाहर अगर वो चला गया तब आपको ये प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट या ऑपरेशन इनिशिएट करना चाहिए, ठीक है। सो हमारा प्रोटेक्शन सिंपली ऐसे ही है, इस नेगेटिव मतलब नेगेटिव रिएक्टिव पावर में या नहीं तो अंडर एक्साइटेड कंडीशन में या नहीं तो लीडिंग पावर फैक्टर का कंडीशन पे जो कैपेबिलिटी कर्व का बियॉन्ड अगर कोई भी पॉइंट जाता है उसको हम लोग इसका ऑपरेशन एरिया होना चाहिए, ऑपरेशन जोन होना चाहिए रिले का, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये बेसिकली मैं आपको पी क्यू का प्लेन में दिखाया था। अगर इसी को ही हम लोग ये एडमिटेंस रिले है जो हमारा जी बी स्कीम बेस्ड हमारा एल रिले अगर आप देखेगा तो आपको ऐसे दिखेगा फ्रेंड्स, आपको कोई भी आपको जी बी स्कीम बेस्ड एल प्रोटेक्शन रिले देखेगा तो आपको जो इसका वाई एक्सिस जी में दिखेगा और एक्स एक्सिस आपको बी में दिखेगा। मैं आपको बताया ऑलरेडी ये आपको नेगेटिव क्यू है, जो नेगेटिव क्यू यहाँ दिख रहे हैं वो आपको पॉजिटिव बी में दिखेगा यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ मैं ऑलरेडी बताया था नेगेटिव क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू बी है यहाँ, और जी इज इक्वल टू पी है, मतलब इसका उल्टा है, ठीक है। सो इसीलिए आपको जो नेगेटिव क्यू है, ठीक है, यहाँ जो नेगेटिव माइनस क्यू यहाँ आपको पॉजिटिव भी है फ्रेंड्स, पॉजिटिव भी है, यहाँ से सारे पॉजिटिव भी हैं, यहाँ से सब नेगेटिव भी है फ्रेंड्स, ठीक है। सो इसमें आपको मैं बताया था इसके अंदर कितना भी है सेम है ये सब, ठीक है। ये जी का इसका राइट साइड वाला ओवर एक्साइटेड रीजन है, उसके लिए हम लोग लीस्ट बॉदर्ड है, वो आपको एरिया ऑफ कंसर्न है ही नहीं है इसमें। हमको इस जी का लेफ्ट साइड में कितना भी है, ठीक है, राइट साइड वाला लीस्ट बॉदर्ड है, हम लोग लेफ्ट साइड का लिए वो ये आपको बॉदर्ड है, और लेफ्ट साइड में भी आपको जो कैपेबिलिटी कर्व का अंदर है, ठीक है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं है। कैपेबिलिटी कर्व का बाहर कुछ भी हुआ है तो वो आपको रिले का ऑपरेटिंग एरिया होना चाहिए, ऑपरेटिंग जोन होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको रिले देखेगा तो एज पर आई ट्रिपल ई का इसका जो स्टैंडर्ड में इसका रिले का कैरेक्टरिस्टिक ऐसे दिया गया था, इसका कैरेक्टरिस्टिक वन है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक वन है, इसका जो लाइन है ये लाइन है ये, और इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, इसका जो ऑफसेट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/XT1,
1/XD1 है, ठीक है, 1/XD1 है और इसका जो एंगल है अल्फा 1, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक 1 का दो सेटिंग होगा, एक 1/XD1 का सेटिंग है, ये कितना दूर से ये आपको 1/XD1 और दूसरा कितना इंक्लिनेशन पे है, ठीक है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स हमारा 1/XD2 टू वाला है और इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है, ठीक है, आपको 90 डिग्रीज में दिख रहा है, एक्चुअली ये 90 डिग्रीज ही है, ये आपको अल्फा 2 और 1/XD2, ये कैरेक्टरिस्टिक 2 का दो सेटिंग है। और कैरेक्टरिस्टिक 3 का दो सेटिंग है आपको 1/XD3, यानी ये तो B3, ठीक है, आपको B1 B2 और B3 है, ठीक है, ये B3 यानी ये तो 1/XD3, ठीक है, 1/XD3 और इसका जो अल्फा 3, ये एंगल कितना है, ठीक है फ्रेंड। या इसे आपको 6 सेटिंग टोटली, मतलब कैरेक्टरिस्टिक 1 का आपको 1/XD1 और अल्फा 1, कैरेक्टरिस्टिक 2 का आपको 1/XD2 और अल्फा 2, और कैरेक्टरिस्टिक 3 को आपको 1/XD3 और अल्फा 3, ठीक है फ्रेंड्स। IEEE में इवन इसका इसीलिए दिया गया था बेसिकली, आपको IEEE का इसका अगर आप रीजन देखेगा तो इसका ये बेसिकली क्या है, हमारा जितना भी एडमिटेंस है आपको ये इंक्लिनेशन एंगल इसीलिए दिया गया था, सो दैट आपको कैपेबिलिटी कर्व देखेगा तो आपको क्या है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा इंक्लाइन लाइन है, ठीक है। हमारा जो रिले है वो आपको कैपेबिलिटी कर्व को एकदम बेटर मैच करने के लिए, फिट करने के लिए इसका एंगल दिया गया था, ठीक है फ्रेंड। और ये एंगल कितना होना चाहिए और इसका सेटिंग कितना होना चाहिए वो भी आपको IEEE में आपको दिया गया था। जैसा आपको दो तरफ के दिया गया था, अगर आपको सिलिंड्रिकल पोर रोटर का मिशन है, अगर आपका सिलिंड्रिकल पोर रोटर का जनरेटर है, कोई भी गैस टर्बाइन जनरेटर या स्टीम टर्बाइन जनरेटर है, तब आपको क्या होना चाहिए फ्रेंड, जो कैरेक्टरिस्टिक 1 है, जो फर्स्ट वाला है, दैट इज इक्वल टू हमारा वो XD1 जो दिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू दिस XD इज इक्वल टू हमारा मिशन का डायरेक्ट एक्सिस है, डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस है। बेसिकली ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं सिंपली स्टेडी स्टेट डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस है, उसी का बेसिस में ही दिया गया था आपको IEEE में। सो इसका फंडा आप देख लीजिए, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक 1 में 1/X1, ये वो होगा डायरेक्टली इज इक्वल टू 1/XD है, जो आपका जनरेटर का नेम प्लेट में या नहीं है तो इसका जो डाटा शीट में इसका जो XD वैल्यू है, उस XD वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, जो वैल्यू मिलेगा आपको 1/X1, दैट इज इक्वल टू इसका सेटिंग है फ्रेंड्स, ठीक है, रिले में इसका सेटिंग डालना है। और इसका जो अल्फा 1 है दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री से, 80 डिग्री से रखने के लिए वो रिकमेंड करते हैं IEEE, ठीक है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है 1/X2, ये X2 ये बेसिकली इसका जो 90% वैल्यू है, पहले का जो 90% वैल्यू है वो है, मतलब 0.9 टाइम्स ऑफ 1/XD, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो अल्फा 2 एंगल है आपको क्लियरली दिख रहा है, ये आपको 90 डिग्री से एंगल है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक 3 है आपको 1/X3 है, XD3 है, वो सिंपली आपको टू टाइम्स ऑफ इसका वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ इसका वैल्यू है, ठीक है। सिंपली इसका जो वैल्यू आ रहा है 1/XD, इसका 10% अंदर रीजन है, मतलब जस्ट 10% का अंदर है, मतलब 90% ऑफ इसका पहले वैल्यू और 2 टाइम्स ऑफ इसका पहले वैल्यू, दो का ले रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो 2/XD है और इसका जो अल्फा 3 है, अल्फा 3 है वो आपको क्या कर रहा है, आपको 110 डिग्री से, ठीक है फ्रेंड्स, 110 डिग्री से, ये आपको IEEE का रिकमेंडेड इक्वेशन है, ठीक है। वो आपको सिंपली IEEE से ही मैं यहाँ लिया था ये वैल्यूज़ को, ठीक है। ये आपको सिलिंड्रिकल पोर रोटर का जनरेटर में आप सिंपली इसका सेटिंग आपको ऐसा रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप सिंपली XD का वैल्यू आपका मिशन का जो डाटा शीट से ले लीजिए, आप इस रिले का आप सेटिंग आप कर सकते हैं। ये वैल्यू इतना ही क्यों रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग जैसा RX स्कीम बेस्ड LOE प्रोटेक्शन में डिस्कस किया था वही फंडा है, ठीक है। वो आपको कभी भी लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ है तो आपका मिशन का जो इसका जो
रिएक्टेंस कहाँ चलेगा, क्योंकि ये हमारा ये क्या है, हमारा सिलिंड्रिकल पोर जनरेटर है। सिलिंड्रिकल पोर जनरेटर है तो हमको 3 रिएक्टेंस ही आएगा, एक्स टी डबल डैश, एक्स टी डैश, सब ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट और स्टेडी स्टेट। और उस रिएक्टेंस का अंदर ही ये वैल्यू होना चाहिए। वो अंदर होने के लिए ही इसका वैल्यूज देखकर इसका 90% का वैल्यू एक है और 2 टाइम्स का वैल्यू एक दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका एंगल भी ऐसे दिया था सो दैट इसका मोस्ट ऑफ द जो जनरेटर्स का कैपेबिलिटी करो जैसे इसका एंगल दिखते हैं, उस एंगल को मैच करने के लिए और उस जनरेटर कैपेबिलिटी को फिट करने के लिए ये दिया गया था। एक एकदम फिट करने के लिए एक 90 डिग्रीज में, एक इसी एंगल का ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये आपको सिलिंड्रिकल पोर जनरेटर में। अगर आपको सेलिएंट पोर जनरेटर है, इनके सेलिएंट पोर जनरेटर है, तब क्या होगा, आपका जो रिएक्टेंस वैल्यू है सिंपली x1 है वो आपको 1/xd प्लस ऑफ वैल्यू ऑफ 1/xq माइनस 1/xd है। ठीक है, और इसका एंगल है अल्फा 1 80 डिग्री है। ठीक है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक 2 है उसमें आपको सिंपली 1/xd का वैल्यू रखना है, और इसका जो एंगल है 100 डिग्रीज है। ठीक है, और इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक 3 है आपको 1/x3 है, जो आपको n/xd3 और x3 वो वैल्यू ये सेम है, 2 टाइम्स ऑफ 1/xd वैल्यू है। और इसका जो अल्फा 3 है वो भी सेम है, 110 डिग्रीज रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये आपको ये ठीक है, सो आपको ऐसा सेटिंग रखने से ये रिले का, अगर आपको सिलिंड्रिकल पोर रोटर का जनरेटर है तब आपको ये सेटिंग रखना है रिले में, कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3 का। अगर आपको सेलिएंट पोल का जनरेटर है तब ये वैल्यू आपको यहाँ रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो सिंपली आप इसका डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस का स्टेडी स्टेट वैल्यू से ही आप सिंपली इसका सेटिंग यहाँ रख सकते हैं सेलिएंट पोल जनरेटर में। और सिलिंड्रिकल पोल जनरेटर में आप सिंपली डायरेक्ट एक्सिस का इसका जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है जो आप पकड़ लीजिए, उसी से ही इसका पूरा सेटिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये है फ्रेंड्स हमारा आज की हमारा वीडियो है। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।